सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, दैट इज 1 अगस्त टू 8 अगस्त। नाउ बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़ की, दैट इज आरबीआई बॉन्डेड मोनिशा चक्रवर्ती एज द ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनको अपॉइंट किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 3 अगस्त 2026। अब बात करते हैं सबसे पहले आरबीआई के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। सबसे ऊपर गवर्नर होते हैं, देन डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। और टोटल हमारे 12 to 14 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कुछ रिटायर होते रहते हैं, कुछ एड ऑन होते रहते हैं, तो इसके आसपास ही रहते हैं आरबीआई में। तो हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी। और जो 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं वो कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन, पूनम गुप्ता, श्रीश चंद्र मुर्मू, एस.सी. मुर्मू और रोहित जैन। ठीक है, ओके अब बात करते हैं। तो ये जो मोनिशा चक्रवर्ती है इनको फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट दिया गया है ताकि ये दोनों चीज़ों को मैनेज कर सके सेंट्रल बैंक में। एक और इससे पहले ये चीफ मैनेजर रह चुकी हैं आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के अंदर। तो डिपार्टमेंट के अंदर से ही उठाकर इनको कहाँ ला दिया गया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट पे ला दिया गया है। और इसके जो कौन बनी है ईडी हमारी? मोनिशा चक्रवर्ती। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं रेपो रेट अनचेंज्ड एट 5.25% इन द अगस्त मॉनेटरी पॉलिसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हो तो इसके बेसिक स्टैटिक्स जो भी पॉलिसी रेट्स हैं, ये जो भी लिखे हुए हैं, ये आपको मीनिंग पता होने चाहिए और रेट्स क्या है वो पता होना चाहिए। तो जब भी कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो लेटेस्ट वाली जो है उसको पढ़ के जाना ज़रूरी है। जैसे ये 62nd हुई थी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। थर्ड बाई मंथली पॉलिसी है। इसका मतलब क्या अभी समझा रही हूँ। स्टैंस न्यूट्रल रखा है और हमारी जो पॉलिसी रेट्स हैं उसको 5.25 रखा है। उससे 25 बेसिस पॉइंट्स जो हैं वो एसडीएफ बड़ा होता है, यानी माइनस होता है, पहले होता है, यानी कि एसडीएफ होता है, देन आपका रेपो रेट होता है, देन आपका उसके बाद एमएसएफ और बैंक रेट सेम होता है। ठीक है, तो ये आपका कितना चल रहा है? 5.50। ये आपका हो गया 5.25, ये हो गया आपका 5%। ठीक है, तो ये 25 कम है, 25 बेसिस पॉइंट्स ये ज़्यादा है। ठीक है, रेपो रेट फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं किया गया है, दैट इज़ फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35। सीआरआर आपका है 3%, एसएलआर है 18%। अब बात करते हैं सीपीआई की। तो सीपीआई जो है वो 5% पे रहा है। ठीक है, जो प्रेडिक्शन है मतलब कि इन्फ्लेशन 5% पे रहेगा और जो जीडीपी है 2026-27 में वो 6.7% रहेगी। ठीक है, तो 5, 6, 7। ठीक है, इन्फ्लेशन 5% और जीडीपी हो गई 6.7%। ठीक है, तो आई होप याद रह जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड बाई मंथली पॉलिसी का क्या मतलब है। तो आपको पता है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये बनाई गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी। ठीक है, 26 आरबीआई के गवर्नर अभी मैंने आपको बताया संजय मल्होत्रा है। इन्होंने कहा कि हर 2 मंथ्स में आकर ये जो 6 मेंबर्स हैं ये डिसाइड करेंगे कि इन्फ्लेशन रेट क्या होनी चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अप्रैल से। मान लीजिए अब 2026 की बात करते हैं तो अप्रैल में पहली हो गई, फिर जून में आई, फिर उसके बाद जून के बाद जुलाई हटा दो, अगस्त। तो थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी हो गई हमारी ये। फिर उसके बाद आएगी अगस्त के बाद सितंबर हटा दो, अक्टूबर, नवंबर हटा दो, दिसंबर। तो ये हो गई 26 की। और फिर 27 क्यों बोलते हैं? 26, 27 क्यों बोलते हैं? क्योंकि फेब में जो आएगा डाटा वो किसका होगा? हो जाएगा 2027 का। तो इस तरीके से हमारा चलता है। ठीक है, अब मिनट्स में इसके जो मिनट्स होते हैं, मिनट्स मतलब जो भी बातें कही गई हैं उस मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी डिसाइड हुआ है वो एक पेपर पे लिखा जाएगा और एज उसको लिखते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग और उसको 14 डेज़ के बाद फोर्टनाइटली पब्लिश किया जाता है। ये इसको पावर किसने दी है? ये सेक्शन 45 ZB। ठीक है, ZB जो है उसके अंडर आरबीआई को ये पावर मिली है आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर सेक्शन 45 ZB में कि हम ऐसा करेंगे। ठीक है, तो आपको एक और चीज़ ये इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि 1% जो होता है वो 100 बेसिस पॉइंट्स के बराबर होता है। जैसे कि मैंने कहा कि 25 बेसिस पॉइंट्स बड़ा है। ठीक है, तो 25 बेसिस पॉइंट्स आपका क्या हो गया? 0.25 हो गया। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन रहता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब मेंबर्स की बात करते हैं तो आपको पता है 6 मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। पहले 3 कौन हो गए हमारे? संजय मल्होत्रा, पूनम गुप्ता और इंद्रनील भट्टाचार्य। ये हो गए हमारे आरबीआई की तरफ से। आरबीआई की तरफ से मतलब संजय मल्होत्रा हमारे गवर्नर हो गए, पूनम गुप्ता भी हमने देखा डिप्टी गवर्नर है और इंद्रनील भट्टाचार्य जो है वो वन ऑफ द मेंबर हो गए। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
से 3 लोग होते हैं। एक है नागेश कुमार, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये राम सिंह जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर भी हैं, और सुगाता भट्टाचार्य जो हैं ये इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये 3 लोग हैं। इनका टेन्योर रहता है 4 ईयर्स का, यानी कि मेंबर 3 आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन उनका टेन्योर कितने साल का रहेगा? 4 साल का, ठीक है। ओके, बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ स्टैंड्स होते हैं। स्टैंड्स मतलब कि आउटलुक क्या है। जब भी आप मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं, यानी आरबीआई जब भी मॉनेटरी पॉलिसी बना रही है, तो वो क्या आउटलुक लेके चल रही है कि वो मतलब कि क्या डायरेक्शन देगी अपनी अप्रोच को, यानी कि उसकी अप्रोच कैसी रहेगी। क्या वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पे ध्यान देगी, क्या वो ग्रोथ को फोकस करेगी, या फिर वो दोनों को फोकस करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे 5 स्टैंड्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा हॉकिश। हॉकिश मतलब मतलब चील की तरह गाड़ी तेज़ नज़र रखनी है किसके ऊपर? हाई इन्फ्लेशन के ऊपर। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो, इस चीज़ के ऊपर नज़र रखती है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, यानी कि जो रेपो रेट्स होते हैं, उनको वो क्या करती है? हाई रखती है, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, ताकि इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकें। डॉविश मतलब डव आपने देखा होगा। डव एक बर्ड होता है जो कि पीस का सिंबल है, ठीक है। तो पीस मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है? हम इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हम अपने इंटरेस्ट रेट्स को लो रखते हैं, और ताकि बोरोइंग्स क्या रह सके? चीपर रह सके, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रल स्टैंस की। न्यूट्रल स्टैंस मतलब कि इंक्रीज़ है डिक्रीज़ है, हम वेट कर रहे हैं और वॉच कर रहे हैं, जैसा इकॉनमी में रहेगा उस हिसाब से कर लेंगे। तो अभी हमने अपनी इस मॉनेटरी पॉलिसी में क्या लिया था? न्यूट्रल स्टैंस लिया था, यानी कि हम वेट कर रहे हैं कि अगर हमें लगता है इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। देन आता है एकोमोडेटिव स्टैंस। एकोमोडेटिव स्टैंस का क्या मतलब है? यानी कि अब हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं बार बार बोल रही हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करना पड़ेगा, तो आप आई होप समझ रहे होंगे कि अगर रेपो रेट, जिस रेट पर आरबीआई जो है पैसा देती है बैंक्स को, वो अगर आरबीआई कट कर देगी या कम रखेगी, तो वो आगे बैंक्स को पैसा भी क्या होगा? कम रेट पर मिलेगा। बैंक्स को पैसा कम रेट पर मिलेगा तो आगे वो जो लोग लोन लेने आ रहे हैं उनको भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, जिससे कि हमारी डिमांड बढ़ेगी और हमारे क्या होगा? ग्रोथ होगी इकॉनमी की। तो ये हमारा प्रोसीजर रहता है। इन केस कोई न्यू हो तो मैंने बता दिया, ठीक है। जैसे कोविड-19 के टाइम पे एकोमोडेटिव स्टैंस लिया था। उसके बाद आता है मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस में 5th आता है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग नाम से समझ में आ रहा है कि टाइटन कर रहे हैं, अब इसको दबा के रखना है। यानी कि अब हम यहाँ पर क्या फोकस कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को हम स्ट्रिक्ट करेंगे, यानी अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है दिख रहा है तो हम क्या करेंगे? रेट को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे, एकदम मेजर्ड वे में, यानी कि धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स, जैसे 0.25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, फिर 0.25 बढ़ा दिया, इस तरीके से हम चलते हैं, ठीक है। ओके, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़, यहाँ से सारी आपकी योजना वाली न्यूज़ स्टार्ट होती हैं और सारी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि योजनाएं जो होती हैं, स्कीम्स जो होती हैं, वो हर पेपर में पूछी जाती है। तो अब हमारे आता है, दैट इज़ यूनियन कैबिनेट अप्रूव द पीएम सूर्य सरोवर योजना। तो देखिए, आपने एक योजना आई थी पीएम सूर्य हर घर बिजली योजना, जो कि आई थी आपकी जब 2023 में राम मंदिर इनॉग्रेट हुआ था, तो 22 जनवरी को ये लॉन्च हुई थी पीएम सूर्य हर घर योजना, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे थे? बेसिकली जो भी लोगों की छतें हैं, रूफ टॉप है, वहाँ पर आपको सोलर पैनल लगा के दे रहे थे। उसके लिए आपको बेसिकली क्या कर रहे थे? कंसेशंस भी दे रहे थे, सब्सिडीज़ भी दे रहे थे कि आप यहाँ पर जाइए, सोलर रूफटॉप पर लगाइए, ठीक है। और क्या करना है? इससे क्या हेल्प होगी? इससे ये हेल्प होगी कि जो भी बिजली बनेगी आप अपने खुद के कंजप्शन के लिए यूज़ कीजिए, और जो भी एक्स्ट्रा होती है वो आप गवर्नमेंट को दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेन एम यही था लगाने का, कि हम जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको क्या कर सकें? फोकस कर सकें। ओके, तो अब गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च कर दी? पीएम सूर्य सरोवर योजना। तो लॉन्च कब हुई है? 31 जुलाई 2026, डेट याद रखनी है, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना है। देखो, नाम से समझ में आ रहा है, पीएम सूर्य यानी हम जो भी सन है उसकी ऊर्जा की बात कर रहे हैं। सरोवर यानी कोई भी वाटर बॉडी है, उसमें हमें क्या करनी है? ये सोलर पैनल लगाने हैं। इस पिक्चर को देखिए, ये क्या है? कोई भी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में हमने क्या किया है? सोलर पैनल लगाए हैं। सोलर पैनल्स लगाने का क्या फ़ायदा होगा वाटर बॉडीज़ में? इससे ये फ़ायदा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी लैंड स्पेस बचेगी, ठीक है। पानी में होने की वजह से इवेपोरेशन कम होगा। पानी जो है इसको कूल डाउन करने में हेल्प करेगी, तो आराम से बिजली जो भी बनेगी वो ईजिली क्रिएट हो पाएगी।
आएगी, ठीक है। और जो भी ये लार्ज रिजर्वोयर्स हैं उनका हम बेटर यूज़ कर पाएंगे। तो हम टोटल फाइनेंशियल आउटले की बात करें तो इसमें 5070 करोड़ का आउटले लगा है। इसमें हमें 5000 मेगावाट जो है फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स लगाने, यानी सिंपल भाषा में इसको हम बोल रहे हैं, ये सोलर पैनल्स को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक, ठीक है। और इसका एम क्या है, 5000 मेगावाट की जो एनर्जी है उसको जनरेट करना। तो आपको पता होगा मेगावाट जो है हमारी पावर में यूज़ होती है, पावर के लिए यूज़ होती है मेगावाट, ठीक है। और विद 10,000 मेगावाट आर। अब इसका क्या मतलब है, मेगावाट तो हो गई पावर की एनर्जी, मतलब यूनिट हो गई, और ये यूनिट है पावर की, यूनिट ऑफ पावर, और ये है आपकी यूनिट ऑफ एनर्जी की यूनिट है क्या, 10,000 मेगावाट आर। इसका मतलब 1 मेगावाट मतलब कि अगर कोई भी सोलर पावर प्लांट जो है वो 1 घंटे अगर चलता है, 1 मेगावाट प्रोड्यूस करता है, तो 1 मेगावाट 1 घंटे में चलता है तो कितनी प्रोड्यूस करता है, 1 मेगावाट आर ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इससे बना है ये हमारा 10,000 मेगावाट। इसका टाइमलाइन है 2031 तक का, याद रखने हैं टाइमलाइंस भी आपको, ठीक है। और इसके लिए सेंटर जो है वो फाइनेंस देगी आपको 1 करोड़ पर मेगावाट, यानी कि 1 मेगावाट अगर आप बिजली जनरेट करते हैं तो उसके लिए आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो वेरी हैंडसम अमाउंट, ठीक है। तो इसी ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी को सिंपली प्रमोट कर सकें, ये हमारा मेन एम है। तो आई होप समझ में आ गई होगी। अब 5000 मेगावाट यानी 65% ऑफ फ्लोटिंग एनर्जी जो है वो क्रिएट करना है। ये किसके अंडर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और इसको इम्प्लीमेंट करने की कौन है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको बताया था कि SECI क्या है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लेकिन ये हमारी जो 3 होते हैं, एक होता है नवरत्न, एक होता है मिनी रत्न और एक होता है महारत्न, उनमें से किसी एक का पार्ट है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, पॉज द वीडियो, देन मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि क्या है, ठीक है। अगर आपको खुद को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं पता है तो अब आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट कि ये एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ओके। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज RBI प्लान्स टू रीस्टार्ट लाइसेंसिंग ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। RBI ने क्या कहा है कि वो ऑन टैप लाइसेंसिंग स्टार्ट कर रहा है। ऑन टैप लाइसेंसिंग का क्या मतलब है कि जब मर्जी चाहे कोई भी बैंक आकर अपनी क्या कर सकता है, एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। पहले जो है ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, एक फिक्स टाइमलाइन देती थी RBI, उसके बीच में जिनकी भी एप्लीकेशंस आ गई उनको एक्सेप्ट करके फर्दर प्रोसेस किया जाता था। जैसे मान लीजिए आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो टाइमलाइन दी जाती है कि मान लीजिए 2 अगस्त तक आपको ये फॉर्म फिल करना, तो वो चलता था। अब जब मर्जी चाहो जाओ और अपना क्या कर दो, अपना एप्लीकेशन दे दो। अब 2 डिकेड्स के बाद यानी 20 सालों के बाद जो है RBI ने फिर से लाइसेंस देने शुरू किए, किसको, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, और ये 2004 में लास्ट लाइसेंस दिया गया था। इसके लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कुछ गाइडलाइंस मीट करनी है। कौन सी है वो गाइडलाइंस, तो सबसे पहले आप 10 साल आपका ऑपरेशन का हो जाना चाहिए, यानी कि 10 साल से आपका बैंक रन हो रहा हो। देन उसके बाद आपके पास 10,000 करोड़ का डिपॉजिट हो, 300 करोड़ का नेट वर्थ हो, एंड कैपिटल ये आपका CRAR होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है। तो CAR जो होता है बेसिकली उसकी हम बात कर रहे हैं, वो 12% होना चाहिए, ठीक है। और नेट NPA रेशियो है 3% होना चाहिए, और फिट एंड प्रोग्रेसिव यानी कि आपके जो परफॉर्मेंस है वो 5 साल से अच्छी परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस की कैटेगरी में आना चाहिए। तो यही मैंने आपको बताया, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ये आपकी होनी चाहिए 12%। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, मेट होगी तभी आपको ये लाइसेंस मिल सकता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अभी अगर आपने मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाया था, MP का जो PSC का पेपर हुआ था वो मैंने आपको सॉल्व कराया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान से देखिए, कई बार पूछा जाता है पेपर्स में कि हमारे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव होते हैं, ये सिंगल स्टेट होते हैं, मल्टी स्टेट होते हैं। रूरल में शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म वाले 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। यही पूछा गया था कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है वो कौन से लेवल पे होता है, तो वो विलेज लेवल पे होता है। तो स्टेट कोऑपरेटिव वाले एपेक्स लेवल पर, यानी सबसे ऊपर स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट एंड देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, स्टेट होता है,
स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं और प्राइमरी होते हैं, ठीक है, स्टेट और प्राइमरी होते हैं किसमें, नीचे वाले में। ओके अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, दैट इज कैबिनेट अप्रूव्स गोबर्धन स्कीम। अगेन इंपॉर्टेंट है, स्कीम पुरानी है लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, इसका टाइमिंग बढ़ा के 2035-36 तक कर दिया गया है और ये टोटल आउटले इसका है 23,731 करोड़। ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। गोबर्धन की पहले आप वो देखो, फुल फॉर्म देखो कि जी फॉर गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, और धन की फुल फॉर्म नहीं है कुछ, धन मीन्स धन। तो बेसिकली जो गोबर है यानी जो गाय का जो गोबर होता है उससे हमें क्या बनाना है, धन। धन यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो जिसको हम कहते हैं कि बायोगैस बोलते हैं, यानी जो भी मैन्योर है, ठीक है, उसको और जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका यूज़ करके हम बायोगैस या फिर सीएनजी या फिर नेचुरल गैसेस हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ताकि हमारा जो डिपेंडेंस है, जो भी क्रूड ऑयल या बाकी चीज़ों को लेकर हमारा जो डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज़ पर, उसको हम कम कर सकें। तो गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया है इंडियाज़ नेचुरल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम। ये लॉन्च की गई थी अंडर स्वच्छ भारत मिशन इन 2018, जिसमें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बायोगैस स्लरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बायोगैस स्लरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, डू एनी ऑफ यू नो अबाउट व्हाट इज़ गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, ये एक टर्म है, इंग्लिश टर्म है, तो आई होप आपको पता होगा। जिसको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को मोबिलाइज कर रहे हैं। तो हम किसको मोबिलाइज करते हैं, हमारे ऑर्गेनिक बायो एग्रो, ठीक है, रिसोर्सेज। बायो एग्रो ऑर्गेनिक तो समझ गए ना, ठीक है, और बायो एग्रो मतलब बायो मीन्स लिविंग, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हमारा वेस्ट क्रिएट हो रहा है उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे हम गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, गोबर्धन स्कीम के बारे में आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है, एक ही बारे में आपको सारा समझ में आ जाता है, कितना पैसा है, कितने टाइम तक हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये सब आप चीज़ें एक बार पढ़ लें। ओके, देन बात करते हैं पीएम किसान स्कीम की। पीएम किसान स्कीम का टेन्योर भी 2030-31 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इससे पहले अभी मैंने आपको जो पीएम सूर्य सरोवर स्कीम बढ़ाई उसका भी 2030-31 तक है, लेकिन जो गोबर्धन स्कीम है वो 35-36 तक है। तो ये टाइमलाइंस आपको याद रखनी है, ठीक है, आपको टाइमलाइंस क्या करनी है, याद रखनी है। अब हम देखते हैं 23rd इंस्टॉलमेंट, मैंने ये पहले भी आया था न्यूज़ में, 23rd इंस्टॉलमेंट कोलकाता से दी थी, ठीक है, और अब इसका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। 31.5 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया है। पीएम किसान स्कीम है क्या, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि 100% फंडिंग कौन देगा, हमारे को जो है सेंटर देगी, स्टेट का कोई रोल नहीं है। इसमें जितने भी फार्मर्स हैं उनको 3,000 रुपीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस, 6,000 रुपीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है इन द 3 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। अनाउंस हुई थी 1 Feb 2019 को और लॉन्च हुई है, मतलब अनाउंस हो गई थी हमारी बजट में, जो इंटरिम बजट आया था 2019 का, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो लागू की गई थी 1 दिसंबर 2018 में। यानी कि जब फेब में ये स्कीम आई तब क्या किया गया, 2 इंस्टॉलमेंट दी गई, 2000 यानी 4,000 रुपीज़ दिए गए फार्मर्स को। इनिशियली ये आई थी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए आई थी, उसके बाद इसको एक्सटेंड करके सभी फार्मर्स के लिए लागू कर दिया गया, ठीक है। ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आती है। अब इसमें जो बेनिफिशरीज़ हैं वो कौन होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स की, वो बताएंगे कि कौन बेनिफिशरीज़ हैं। और नहीं तो किसान खुद भी पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल ने ये स्कीम को 2021 में ज्वाइन किया था। 22nd इंस्टॉलमेंट तमिलनाडु कोयम्बटूर से आई और 23rd मैंने आपको बताई कोलकाता से आई थी, क्योंकि अभी न्यूज़ में थी इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देन 6,000 रुपीज़ मिलते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में, अप्रैल से जुलाई वाले पहले फर्स्ट क्वार्टर में, देन अगस्त टू नवंबर में, और फिर उसके बाद दिसंबर टू मार्च में। 100% जो है गवर्नमेंट पैसा देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स वाई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है इन द अकाउंट्स ऑफ द फार्मर्स। देन इसमें जितने भी फार्मर्स हैं सारे लैंड होल्डिंग्स वाले, स्मॉल, मार्जिनल, मीडियम जितने भी आते हैं सारे जो हैं इसका पार्ट बनते हैं, ठीक है।
कैबिनेट ने खेलो इंडिया स्कीम जो है उसको भी एक्सपैंड कर दिया टिल 2030-31। तो सरोवर वाली, किसान स्कीम वाली और ये खेलो इंडिया, ये तीनों ही हमारी स्कीम्स जो हैं वो कहाँ पर हो गई, टिल 30-31 तक एक्सटेंड हो गई है। ये लॉन्च हुई थी 17-18 में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर। इसका मेन एम क्या है, खेलो इंडिया स्कीम जो है इसका मेन एम था कि जैसे आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, उसमें हमारे मेडल टेलीज जो हैं बहुत कम रह जाती हैं, तो ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका जो भी एक्सेलेंस है स्पोर्ट में उनको हम क्या कर सकें, बढ़ा सकें। ठीक है, उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें कि वो वहाँ पर अपनी तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जो हैं वो लाएँ हमारी कंट्री के लिए। इसका टोटल आउटले 36,441 करोड़ रुपीज़। ठीक है, ओके। लास्ट आपकी जो स्कीम वाली न्यूज़ है, समुद्र मंथन मिशन। देखो समुद्र मंथन, समुद्र का मंथन आपने सुना होगा। ठीक है, तो मंथन बेसिकली जो भी हमारे नीचे समुद्र में जितने भी आप कह सकते हैं मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है, जो भी और ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, उसको हम क्या कर सकें, जैसे मान लीजिए क्रूड ऑयल वगैरह है, या इन शॉर्ट जितने भी फ्यूल्स और मिनरल्स हमें मिल सकते हैं उनको हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो समुद्र का मंथन करना है। तो रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट टू बूस्ट डीप वाटर एंड डीप ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करना है। ये अनाउंस हुई थी 15 अगस्त 2025 को। इसका भी टेन्योर टिल 2030 है। 4000 करोड़ बजट आउटले है। तो अभी तक 4 स्कीम्स 5 पड़ी, उसमें से सिर्फ एक ही स्कीम थी जिसका टेन्योर आपका 35-36 तक जा रहा है। अदरवाइज़ बाकी जितनी भी मिशंस हैं या जितनी भी स्कीम्स हैं उन सब का आपका टेन्योर क्या रहेगा, 30-31 तक, और वो है गोवर्धन स्कीम। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी। तो मैंने जैसे बताया क्रूड ऑयल और जितने भी अदर चीज़ें हैं उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी को कम करना है, और ख़ुद से हम जितने गैस और ऑयल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना करना है। इसका दूसरा नाम क्या है, नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेहरू आइलैंड जो है उसका नेम चेंज हो गया है टू रिपब्लिक ऑफ नेहरू। नाम सेम है, बस स्पेलिंग चेंज मतलब स्पेल्स सेम है, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग है वो चेंज हो गई है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग चेंज हो गई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नो कैपिटल, कोई भी इसकी कैपिटल नहीं है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी है। पैसिफिक ओशन में, माइक्रोनेशिया का पार्ट है। ये 3rd स्मॉलेस्ट आइलैंड है आफ्टर वेटिकन सिटी, मोनाको और नोरू हमारी 3rd हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि मैम आप इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स में ये क्यों पढ़ा रहे हो। सो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि रीनेम होकर क्या हुआ। रिपब्लिक ऑफ नोरू जो है, यानी ये जो आइलैंड है, ये हमारा जो वर्ल्ड बैंक है इसका 189th मेंबर है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि 189th मेंबर कौन सा है वर्ल्ड बैंक का, तो आप बताएंगे नोरू, जो कि 2016 में इसने ज्वाइन किया था वर्ल्ड बैंक को। तो इस तरीके से हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। फवारा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो फवारा क्या है, मालदीव्स की मॉनेटरी अथॉरिटी है और यूपीआई इंडिया का है। इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया है, समझौता कर लिया है, आप कह सकते हैं एग्रीमेंट कर लिया है, ताकि जो भी रियल टाइम रेमिटेंसेस हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच में उसको क्या किया जाएगा, उसको इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। पीपल टू पीपल कनेक्शन है, यानी कि रेमिटेंसेस आप भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ए पर्सन, मैंने अपनी सिस्टर बी के अकाउंट में कुछ पैसे डाले यूपीआई के थ्रू, तो ये क्या हो गया, पर्सन टू पर्सन कनेक्शन हो गया। एक होता है पर्सन टू मर्चेंट। ठीक है, कि जैसे आपने पेमेंट किसी दुकानदार को की तो वो हो गया P2M हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं तो ऑलरेडी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, कंबोडिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, कतर और ग्रीस। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा यूपीआई जो है वो चल रहा है। यूपीआई इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट, अब आप देखिए यहाँ पे खुद देख सकते हैं। हम यहाँ पे बात करें, सेंटर रिलीजेस एडिशनल 1.09 लाख करोड़ इन टैक्स डेवल्यूशन टू स्टेट्स। तो आपको पता है कि स्टेट्स खुद में पूरे नहीं होते, तो उनको कहीं ना कहीं फाइनेंस की ज़रूरत होती है। उनके टैक्सेस या उनके फाइनेंशियल जो सोर्सेज होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो वो सेंटर उनको हेल्प करती है। तो जो फाइनेंस कमीशन है ये बताता है कि कितना पैसा सेंटर से स्टेट की तरफ जाएगा और कौन सी स्टेट्स को कितना
कितना पैसा जाएगा, तो उसका शेयर हमारी 16th फाइनेंस कमीशन ने बताया कि 41% जो है, पहले 42 था 15th में, फिर उसको चेंज 15th में 41 नहीं था, उससे पहले 42 था, जिसको चेंज करके आपका कितना कर दिया है 41%। ठीक है, तो अब 41% में, ठीक है, तो अब जो है एक्स्ट्रा पैसे दिए गए हैं स्टेट्स को, कितना 1.09 लाख रुपीज़। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिंपली इतना पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको सबसे ज़्यादा शेयर मिला, तो यूपी, देन बिहार और एमपी। एंड सेम क्वेश्चन अभी 16th फाइनेंस कमीशन का पूछा गया था एमपी पीएससी के पेपर में 2026। ये मैंने आपको सॉल्व भी करवाया था। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बनता है, जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो यूपी, बिहार, एमपी। ठीक है, ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि लास्ट न्यूज़ है ब्रिक्स वेव बाज़ार। तो आपको पता है कि ब्रिक्स जो है हमारा 18th एडिशन इंडिया होस्ट करने वाला है, तो उससे रिलेटेड कई सारे इवेंट्स जो हैं अलग अलग प्लेसेस पे हो रहे हैं। 500 डेलीगेट्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। इंडिया पहली बार ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल भी होस्ट करने वाला है, और ये ब्रिक्स वेव बाज़ार जो है वो मुंबई में हुआ था। इसको ऑर्गेनाइज़ किया था नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसका मेन एम था ऑरेंज इकॉनमी पर फोकस करना। ऑरेंज इकॉनमी क्या है, यानी कि जो AVGC है, यानी कि एविएशन, विजुअल ग्राफिक्स। ठीक है, यानी कि सिंपल टर्म्स में जो भी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि आप कंटेंट देखते हो, रील्स देखते हो, तो ये सब किसका पार्ट बनता है, ऑरेंज इकॉनमी का। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको फोकस करने के लिए ब्रिक्स वेव बाज़ार को लाया गया था। ठीक है, तो एविएशन, विजुअल ग्राफिक्स एंड कॉमिक्स, इन इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर की इंदौर में हुई थी, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड तिरुवनंतपुरम, हेल्थ न्यू दिल्ली, फॉरेन अफेयर्स न्यू दिल्ली, टूरिज्म की वर्चुअल हुई थी, और 16th हेल्थ मिनिस्टर चंडीगढ़ में हुई थी। ये सारी डिफरेंट ब्रिक्स की मीटिंग्स हैं। अब इससे रिलेटेड जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो आपको हर वीक वाली वीडियो में करवाती हूँ, तो इसलिए आज नहीं करवा रही हूँ, आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। ब्रिक्स रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स और हमारी जो 18th ब्रिक्स मीटिंग है उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ, दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या पे, वहाँ पे जाकर आप ले सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।